परम आदरणीय कैलाश जी विषय रखेंगे, लेकिन मैं कल उनसे जब मिला पहली बार मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बीच में और भी ऐसे बहुत सारे नेताएं हैं जो दूसरे की तकलीफ को अपना तकलीफ समझते हैं। मैं कल इनसे मिला तो इन्होंने मुझे एक निवेदन किया था कि जब इनकी माँ जो है अस्पताल में भर्ती हुई तब उसके बगल के बेड में वैसा एक छोटा एक बच्चा था 5 साल का, और इनकी इतनी इच्छा थी कि आप एक बार देख लो उस बच्चे को। जब भी देखता हूँ मुझे रात भर नींद नहीं आती, तो मैं उस बच्चे से मिलने गया, जो भी सहयोग हो सकता था पार्टी की तरफ से वो सब किया। सो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे मानवता के नाते मतलब इतने अच्छे सोचने वाले सिलीगुड़ी में हमारे नेता है। सो मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय जनता पार्टी में जुड़ते हैं तो पार्टी का भी विकास होगा और हम सब कार्यकर्ताओं के अंदर में भी एक नई जोश और ऊर्जा रहेगी। बाकी मैं आदरणीय कैलाश जी से निवेदन करता हूं कि आप सबको संबोधित करें। धन्यवाद राजू भाई। आप सभी पत्रकार मित्रों का स्वागत करता हूं। आप सभी जानते हैं कि बंगाल में एक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। पिछले दिनों जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में, चाहे परिवर्तन यात्रा हो, चाहे ब्रिगेड रैली हो, चाहे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम हो, जितने भी आयोजन हुए एक जन सैलाब, जन समुद्र आप लोगों ने देखा होगा। ये सब संभव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और मेहनत करते करते अपना बलिदान। मैं जब भी बंगाल की राजनीति के बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि यदि आज भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुआ है तो लगभग 300 कार्यकर्ताओं का बलिदान हुआ। हिंसा की राजनीति जो बंगाल के अंदर हमने देखी, देश में कहीं पर भी नहीं देखी। विंडक्टिव पॉलिटिक्स जो हमने बंगाल में देखी, देश में कहीं पर नहीं देखी। और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता भी 4 दशक जो हिंसा की राजनीति के गुजरे हैं उससे मुक्ति पाना चाहती है। सिंडिकेट राज हो, टोलाबाजी हो, कोल माफिया हो, गोल्ड माफिया हो, सैंड माफिया हो, जिस तरीके से सरकार के संरक्षण में काम कर रहे थे उससे अब जनता ऊब चुकी है। एक छोटा सा गरीब व्यक्ति जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना के 1,40,000 रुपये खाते में जमा हुए, जब तक वहाँ का टोलेबाज को 25,000 रुपये नहीं देगा तब तक वो मकान नहीं बना सकता। ये बंगाल के गांव में रहने वाले गरीब की स्थिति है। और इसलिए इन सब टोलाबाजी से बंगाल मुक्त हो। एक वातावरण, एक हवा, एक आंधी चल रही बंगाल में। और मुझे कहते हुए और भी प्रसन्नता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रभावित होकर बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। पिछले दिनों आपने देखा होगा मिथुन दा भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए। जब सम्मिलित हुए तब तो मेरी सामान्य बात हुई थी, और जब सम्मिलित होने के बाद उन्होंने कहा कि मैं अपनी शूटिंग सब बंद कर दूंगा अप्रैल की, पूरा अप्रैल का महीना आप मेरा जहां उपयोग करेंगे वहाँ मैं चुनाव प्रचार में जाऊंगा। मैं मोदी जी का हाथ मजबूत करना चाहूँगा। मिथुन दा भी अभी पिछले दिनों पार्टी में आए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है। शंकर भाई के बारे में काफ़ी सुना है यहाँ पर। SFI से अपना छात्र जीवन चालू किया, छात्र राजनीति से समाज से जुड़े हुए हैं, कॉरपोरेशन में रहे, और सबसे बड़ी बात है कि बेदाग छवि। आज मैं पहली बार उनसे मिला सुबह चर्चा के दौरान, जब उन्होंने कहा कि मेरा एक ही संकल्प है कि मैं गरीबों की सेवा करूं, समाज की सेवा करूं, और मुझे पूरा अवसर मिलेगा तो मैं बहुत काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अवसर है, और हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री जी ने संकल्प ही गरीब की गरीबी दूर करने का लिया। लोगों ने गरीब हटाओ का नारा दिया है, पर गरीबी इस देश की हटी नहीं।
पर मैं दावे से कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की ऐसी ऐसी योजनाएं बनाई, चाहे जनधन योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे प्रधानमंत्री नल जल योजना हो जिसके माध्यम से गरीब के घर में पानी पहुंचाना, चाहे बिजली पहुंचाने के बाद गरीब के घर में। तो ये जो गरीबी हटाने का संकल्प प्रधानमंत्री का है, उससे काफ़ी लोग प्रभावित होकर आज भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो रहे हैं। मैं भाई शंकर का स्वागत करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि उन्हें काम करने का भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। अभी हम भाई शंकर जी की ज्वाइनिंग कराएंगे, उसके बाद वो बोलेंगे। हाँ, उसके बाद वैसे अध्यक्ष जी आपको ज्वाइनिंग कराना चाहिए। ठीक है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, भारत माता की जय। एक मिनट दादा, एक पकड़िए। कलाजी अंकल तक एदिকে দেখো, একটু নাও না, হাতটা একটু নাও না, গোটা দিকে অনেক উপরের দিকে, সংকট একটু ডান দিকে, এদিকে তাকাও, এদিকে সামনে। हेलो, चलिए धन्यवाद। कैलाश जी शंकर दा, मेरे एक सवाल है, आप जो बात बताई एक बात, शंकर दा अपना 2 मिनट विषय रख लेंगे, फिर आप अपने सवाल पूछिए। প্রথমত সবাইকে ধন্যবাদ, মাননীয় ভার্গবजीকে ধন্যবাদ, রাজু মিস্ত্রি, প্রবীণ দাকে भी ধন্যবাদ। প্রথমত আমি একটু বলে রাখি যে যেহেতু আমার কাছে পুরো পরিবেশটাই আমার একেবারে অচেনা, আমি বস্তুত কখনোই এই পরিবেশের সাথে থাকিনি, ফলে আমি কোথাও যদি ভুল হয়ে যায় তাহলে আমাকে মার্জনা করবে। আমি প্রথমেই স্মরণ করব অভিজিৎকে, আমার বন্ধু ভাই, যার কথা আজকে এখানে আসবার পরে আমার মনে হয়েছিল ওকে একবার স্মরণ না করে আমি আমার কথা বলতে পারব না। আমি খুব সাধারণ ছেলে, এতটাই সাধারণ ছেলে যে সবসময় কাজ করতে ভালোবাসতাম। একটা নীতি আদর্শের উপরে ভিত্তি করে 30 বছর ধরে কাজ করেছি। সেখানে আমার কোনো ধরনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না। আমি যে নীতি আদর্শ নিয়ে কাজ করি, আমাকে যদি বলা হতো তোমার দায়িত্ব হচ্ছে পার্টি অফিস ঝাড়ু দাও আর মানুষের জন্য কাজ করো, নিজের যা আছে সেটা করো, আমি সেটাই করতাম। আমাদের ছোট থেকে অনেক কিছু আমরা শিখেছি, তার মধ্যে একটা জিনিস শিখেছি, বুঝি যে লড়াইটা হচ্ছে সমাজটাকে বদলানোর জন্য। ফলে অনেকে এখানে অনেক কথা বলেছেন, নানা ধরনের বিষয় উঠে এসছে। আমি গত 4 বছর ধরে যন্ত্রণায় ছিলাম, লাস্ট 2 মাস ধরে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণায় ছিলাম। আই ওয়াজ হার্টেড বাই ইন দ্য কোর অফ মাই হার্ট। তো আমি ভয়ঙ্করভাবে নিজের সাথে দ্বন্দ্বের মধ্যে ছিলাম। অ্যাট লাস্ট চিঠি দিই, আজকের দিনে দাঁড়িয়ে আমি বলছি যে আমি মনে করি, এর আগের দিনে দেখেছেন যে আমার মধ্যে একটা আবেগ ছিল আমার সহকর্মীদের জন্য। আজকের দিনে আমি বলছি যে আমি যা করেছি আমি ঠিক করেছি। And I am in a mission to build a new Siliguri as well as North Bengal, as well as I am in a mission to expose an unethical nexus. এবং সেই জন্যই আজকে আমার ভারতীয় জনতা পার্টিতে আসা। আমি একটা কথা আপনাদেরকে বলতে চাই, আপনারা আমাকে চেনেন অনেক দিন ধরে, 30 বছর ধরে আমি একই কাজ করেছি। বাম ছাত্র যুব আন্দোলনের একজন সাধারণ কর্মী হয়ে আমি আপনাদেরকে প্রথমেই বলবো, আমার মতন অনেক ছেলে মেয়ে ঠিক এইভাবেই ভাবে, কিন্তু আমরা শিখি যে মতাদর্শের উপরে আস্থা অবিচল রাখতে হবে
এবং নেতা নয়, নীতি দেখে দেখতে হবে। আর এই মতাদর্শ আর অনুশাসনের নামে বাম ছাত্র যুবদের নীরবে বলি দেওয়া হয়, নীরবে। যা আমরা অনুশাসনের কারণে আমরা কোনোদিন কোনো কথা বলি না বাইরে। 30 বছরে একজনও বলতে পারবে না, নট আ সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমি কখনো পার্টির বিরুদ্ধে কোনো কথা বলেছি। অ্যান্ড হোয়াট আইডিওলজি দে আর টকিং অ্যাবাউট। আমি যখন এই কথা বলবো, I was in a position যেখানে আমি বলতাম, you are talking about which ideology? আমরা ক্লাস পলিটিক্স করি, অথচ নির্বাচনী সংগ্রাম ইত্যাদির নাম করে আমরা যখন দেখি যে ভূস্বামী যোদ্ধার জমিদারদের প্রতিনিধিত্বকারী দলের সাথে রাজনৈতিকভাবে আসন সমঝোতা করতে হচ্ছে, ধাক্কা খাই, বোঝানো হয়। আমরা যখন দেখি যে যেখানে দেশের রাষ্ট্রীয়ভাবে অর্থের নীতি প্রশ্নে আমরা যখন কথা বলি দেশীয় অর্থনীতি নিয়ে, সেখানে আমাদেরকে বলা হচ্ছে যে ওপেন ইকোনমিক সিস্টেমের সাথে হাত মিলিয়ে দাও, যা কংগ্রেস তার ফরওয়ার্ড করে। সব কিছু মানতাম এই কারণে আমরা অনুশাসনে বিশ্বাসী। দেয়ার আফটার ইট কামস দ্য লাস্ট হ্যামার অন মাই মাইন্ড। ক্লাস পলিটিক্স করে আইএসএফ যা আইডেন্টিটি পলিটিক্স করে, যেটা একেবারে বিরুদ্ধে ক্লাস পলিটিক্সে, আমরা ভোটে জেতার জন্য সমস্ত নীতি বিসর্জন দিব, বলতে পারবো না। আমাদের তো কোনো চাহিদা নেই, আমাদের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, শুধু আমরা এটা চাই যে নীতির প্রশ্নে there should not be any compromise। আমরা সারা জীবন লড়াই করতে পারি যদি নীতি আদর্শ সঠিক থাকে। দুর্ভাগ্যবশত এটা হচ্ছিল না। এরপরের প্রশ্ন হচ্ছে, তাহলে আমার কি করা উচিত ছিল? এত যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম, একদিকে কথা না বলতে পারার যন্ত্রণা, একদিকে নীতি নিয়ে যন্ত্রণা, বারবার করে নানা অপবাদ দিয়ে আমাকে উইদিন দ্য কমিটি আমাকে বসিয়ে রাখা হতো। অনেক যন্ত্রণা পেয়েছি যাদের সাথে কাজ করেছি 30 বছর ধরে। লাস্টলি আই ডিসাইডেড ছেড়ে দেবো। দুটো অপশন আমার খোলা ছিল, এক চিরতরে পাড়ার মোড়ের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া, দ্বিতীয় রাজনীতি। কোন রাজনীতি করব? আমার সামনে অপশন কিছু ছিল, কিন্তু আমার কোনো বন্ধু ছিল না, কোনো বন্ধু ছিল না। একটা যে অভিভাবক ছাড়া ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার একজন বন্ধুর দরকার ছিল। I got one friend. He stretches his hand, our MP, Sri Raju Vista. Think about us. এবং সেখান থেকেই আমাদের কথা বলা শুরু। আমি সেদিন রাজুজিকে একটাই কথা বলেছিলাম যে দেখেছি সেই বাচ্চার ট্রিটমেন্টটা শুধু আপনারা দেখুন। কষ্ট হয়, আমার মার পাশে বেডে আছে, আমি সেই কাজটাই করেছি। আই এম থ্যাঙ্কফুল টু অনারেবল এমপি সাহেব। আমি আসলে জায়গায় যেখানে আর কাজ করার ইচ্ছা, আমাদেরকে শেখানো হয় পলিসির প্রশ্নে কে কোথায় প্রার্থী হবে আমার কোনো চিন্তা নেই, কিন্তু পলিসি তো একটা থাকবে। কেউ এক জায়গায় জিততে যাবে, তার বদল হবে, কেউ এক জায়গায় হেরে যাবে, তার বদল। পার্টি প্রয়োজন ছিল এবিসিডি যাকে খুশি দান করা। There should be a change. Without having change, how can you expect a new thing to be grown up? Never. তাও আমাদের কিছু যায় আসে, কিন্তু বারবার হার্ট হচ্ছে।
হাট হতে হতে আজকে এই জায়গায় এসেছি। তুমি তাহলে এমন একটা দল বেছে নিচ্ছ যা তোমার বিপরীত মতাদর্শের দল। যতটুকু অল্প শিক্ষার মধ্যে একটুকু শিখেছি, দুটো পার্টি হচ্ছে ক্যাডার বেস পার্টি। আমরা প্রাক্তন পার্টিতে আন্তর্জাতিকতাবাদের কথা বলি, এখানে ন্যাশনালিজম জাতীয়তাবাদের কথা বলা। ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা যখন গরিব মানুষের উন্নতির কথা বলি, শ্রমিক, কৃষক, ক্ষেত মজুর, ডাউন টাউন পিপলের জন্য আমরা কথা বলি, but all in the books right now, because there is no scope to do something for the down টাউন people. আমার কাছে সেখানে আমি দেখলাম আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি তার বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প দিয়ে তিনি এই কাজটা করার চেষ্টা করেন। বিভিন্ন স্কিম তিনি এখনই মাননীয় সম্মানীয় বলছিলেন যে কিভাবে তিনি মানুষকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমার ব্যক্তিগতভাবে ওনার একটা জিনিস ভালো লাগে যে উনি লক্ষ্যে স্থির, ওনার উদ্ভাবনী শক্তি ভীষণ, এবং তিনি যেটা ঠিক করেন সেটাকে পূরণ করেন। ফলে স্বাভাবিকভাবেই তার প্রতি আকর্ষণ আমার বেড়েছে, এবং সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এরকম পরিস্থিতিতে আমি সত্যি আমাদের সাংসদ রাজু বিচের ব্যবহারে আমি এত খুশি ছিলাম। উনি যেভাবে আমাকে দাদা হিসাবে আমার পাশে এই কঠিন সময় তিনি আমাকে বলেছিলেন, আমার কাছে আর কোনো অপশন ছিল না, ওনার বাড়ানো হাত ছেড়ে দিয়ে ভাই দাদা বন্ধুর যে সম্পর্ক হয়েছে সেই হাত ছেড়ে দিয়ে অন্য কোনো জায়গায় যাওয়ার। ফলে আজকে আমি এসেছি, আমি শুধু একটু বলবো যে আমি এই পরিবারের নতুন সদস্য, কিছু চিনি না, কিছু জানি না। নতুন সদস্যদের কাছে পরিবারে যেতে গিয়ে বলবো আমার কিচ্ছু দরকার নেই, একটু ভালোবাসবেন, একটু স্নেহ করবেন, আর আমার সেলফ রেসপেক্টে আঘাত করবেন না। যেভাবে 30 বছর একটা বিপরীত মতাদর্শের জন্য কাজ করে গিয়েছি, আপনাদের মাঝেও কাজ করে সেই ভালোবাসা অর্জন করার চেষ্টা করবো, এটুকুই আমার বলা। नंदीग्राम में आज एक बार शुभेंदु जी की नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं, बहुत लोग हैं उसमें, और उसकी तरफ उसके जो अगेंस्ट में खड़े हुए ममता बनर्जी अभी अस्पताल में है, कह रहे थे अगले 2-3 जनसभा जो है फिर चेयर पे करेंगे। पूरी चीज को देखते हुए क्या देखिए, मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई, मैं भी नंदीग्राम गया नहीं हूँ, पर मैं संपर्क में हूँ वहाँ के लोगों से। नंदीग्राम के लोग इस बात से बहुत दुखी हैं कि ममता जी ने उनके क्षेत्र में जो दुर्घटना हुई उसमें वहाँ के लोगों के ऊपर आरोप लगाया, उससे नंदीग्राम के लोग बहुत दुखी हैं। उनका ऐसा कहना है कि ये आरोप झूठा है, ये एक्सीडेंट था, उनके ऊपर किसी ने हमला नहीं किया। इस बात को लेकर नंदीग्राम में काफी ममता जी के खिलाफ आक्रोश। सर ये सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करेगा, लगता है कि ये जो वोट है इनके तरफ जा सकते हैं, कैसे सिंपैथी भी ग्रो करेगा, क्या कहेंगे? देखिए, दुनिया के अंदर 7 आश्चर्य है, ये अगर 8वां आश्चर्य होता यदि ममता जी के ऊपर हमला कर। मैं पिछले 6 वर्ष से बंगाल के अंदर राजनीति कर रहा हूँ, किसी भी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं कि ममता जी की तरफ आंख उठाकर देखे। आप भी पत्रकार लंबे समय से यहाँ पर पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या आपको महसूस होता है कि इस बंगाल के अंदर किसी की हिम्मत हो सकती है कि वो ममता जी पर हमला कर दें? ममता जी तो ठीक है, उनके कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला करने के लिए 4 बार सोचते हैं लोग, और इसलिए ये दुनिया का 8वां आश्चर्य होता है यदि हमला होता है। शुभेंदु जी क्या जीतेगी, ये माहौल को देखते
100% जीते। और मैं दावे से कह रहा हूँ 50,000 से ज्यादा वोट से शुभेंदु जीते। आप पहले से बताया जी अंधेरी चल रहा है। पिछले लोकसभा चुनाव में तो उसी टाइम में ये बीजेपी का वेब आ गया। इसी टाइम में अब मोदी की जरूरत लग रही है। दूसरा जिस पहले भी आपका है उसके क्रम में आक्रमण का है, सुबह आरोप भी है, भी है। इस तरफ इतना देखिए, बंगाल के अंदर यदि आप 4 दशक से देखेंगे जिस प्रकार की राजनीति चल रही है, हिंसा की राजनीति है, बदले की भावना की राजनीति है। ऐसे समय में जो अच्छा व्यक्ति है, जो राजनीति करना चाहता है, जो राजनीति में सद्भावना चाहता है, जो हिंसा को पसंद नहीं करता, उसके पास कोई अवसर नहीं था कि किस दल में जाए। और हम भारतीय जनता पार्टी, हमने घोषणा की कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम हिंसा की राजनीति खत्म करेंगे और हिंसा की राजनीति करने वालों को सबक देंगे। तब से हमने देखा है कि लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। आज हिंसा कोई पसंद नहीं करता, सब चाहते हैं शांति। पर बंगाल में हिंसा की राजनीति बढ़ती जा रही है। ये कांग्रेस के समय से चालू हुई थी, सीपीएम के समय टीएमसी में ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दी। और अब लोग हिंसा की राजनीति से, भ्रष्टाचार की राजनीति से, टोलाबाजी की राजनीति से, सिंडिकेट की राजनीति से तंग आ चुके और लोग चाहते हैं कि खुली हवा में सांस लें। मुझे लगता है मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार सारे देश में सरकार चल रही है, राज्यों में सरकार चल रही है, लोग खुली हवा में सांस लेना चाहते हैं। और इसलिए अच्छे लोग जो किसी भी दल में हो, हमारे पास कांग्रेस से भी लोग आए, हमारे पास सीपीएम से भी लोग आए, हमारे पास टीएमसी से भी लोग आए, अच्छे लोग सब भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और इसीलिए हम उनका स्वागत करते हैं। आपने उत्तर बंगाल की जितना कैंडिडेट है उनके नाम अनाउंस करेंगे दौरा पे, आपकी इस भ्रमण के दौरा पे? अभी नहीं, हमारे यहाँ देखिए, आप लोगों ने अभी कांग्रेस देखी, टीएमसी देखी, भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए आपको कि हमारे यहाँ एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ हम जिला अध्यक्षों के साथ बात करते हैं। 2 दिन तक हमारे चुनाव समिति के लोगों ने जिला अध्यक्षों से बात की। जिला अध्यक्ष के बाद फिर प्रदेश की हमारी कोर कमेटी में उन मुद्दों पर चर्चा हुई। फिर प्रदेश की इलेक्शन कमेटी की कल बैठक हुई, उसमें हमारी चर्चा हुई। कल दिल्ली में हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ चर्चा होगी इन सब नामों पर। उसके बाद पार्लियामेंट की बैठक होगी, उसमें नाम घोषित होंगे। तो हमारी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे यहाँ कोई भी निर्णय करने के लिए नीचे से लेके ऊपर की तक जाना पड़ता है। कोई 1.5 लोगों की पार्टी नहीं है। ये ममता जी 1 से 10 नीचे तक कोई नेता नहीं, 11 से लेके 15 तक कोई नेता नहीं, 15 में अभिषेक बनर्जी, तो 1.5 लोगों की पार्टी। तो कोई लोग निर्णय करते हैं। आप तो ये मानेंगे कि आपको वोटर हो चुका है बंगाल में, लेकिन आपका लीडर नहीं है, उम्मीदवार खड़ा करने के दूसरा पार्टी से आप ले रहे हैं, ये तो मानेंगे आप? देखिए, हमारे यहाँ लीडर्स का एक पूरा की पूरा ग्रुप, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप, मैं शब्दों को फिर दोहरा रहा हूँ, हमारे यहाँ कलेक्टिव लीडरशिप है और वो कभी भी उभर के सामने आती है। महाराष्ट्र के चुनाव में जैसे आप पत्रकार पूछ रहे हैं, वैसे वहां पर भी मुझसे पूछा गया था कि आपका लीडर कौन? हाँ, लीडर जब हमने देवेंद्र फडणवीस को किया तो वो लीडर हो गए। जब उत्तर प्रदेश में गए तो लोगों ने ये प्रश्न पूछा था, आपका लीडर कौन? जब विधायक दल ने योगी जी को नेता चुना तो वो नेता बन गए। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था, वहां पर भी आपके पत्रकारों ने पूछा, आपका लीडर कौन? विधायकों ने मनोहर लाल जी खट्टर को चुना, वो मुख्यमंत्री बन गए। 2 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे, भारतीय जनता पार्टी के 200 से ज्यादा विधायक चुनेंगे। 3 तारीख को विधायक दल की बैठक बुलाएंगे और वो अपना नेता चुनेंगे। वो नेता चुनकर दिल्ली बताएंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी और उस पर सील लगा देंगे। तो हमारे नेताओं की कमी नहीं है, वो आप लोगों के पास ऐसा चश्मा नहीं है कि आप उसको देख पाए।
पार्टी से लेकर चक्रवर्ती क्या भेद है विश्वास सर? कर रहे हैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ। मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ आंतरिक डेमोक्रेसी है, इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ विधायक दल अपना नेता चुनेगा, आप और मैं हम नेता थोड़ी चुनेंगे। कैलाश जी, एक सवाल था कैलाश जी कि आप कह रहे हैं कि देश के पास चश्मा नहीं है देखने के लिए, लेकिन आप इस चश्मे से 200 सीट जी 200 सीट जो बंगाल में आप लाने का दावा कर रहे हैं, किस चश्मे से आप देखिए, मैं पिछली बार जब लोकसभा के चुनाव में आया था तो हमने 22 सीट बोला था, 23 सीट बोला था। तब भी आपने पूछा था कि आप कौन से चश्मे से देख रहे हो, उसी चश्मे से देख रहा हूँ। जब आप 8 सीट मानने को तैयार थे, 18 सीट लाए थे। नहीं, उस समय सरकार बनाने का भी दावा किया गया। नहीं, हमने सरकार केंद्र में बनी है हमारी, नहीं, बंगाल लास्ट विधानसभा में हमने कभी नहीं कहा सरकार। सर, एक सवाल पूछना चाहूंगा। एक एक कर CBI had sent a notice to Abhishek his relatives. Sister-in-law. What is your reaction on this? First one, second one is मिथुन चक्रवर्ती क्या वेस्ट बंगाल में कैंडिडेट होंगे? देखिए, मिथुन दास से मेरी बात हुई थी, उन्होंने चुनाव लड़ने से मना किया है। पर फिर भी अगर पार्टी निर्णय करेगी और हम मिथुन दास से बात करेंगे, जो लड़ना चाहेंगे तो हम लड़ाएंगे। एक मिनट, पूरा जवाब जानते, मैं आपके प्रश्न का एक का जवाब दूंगा, चिंता मत करिए। दूसरा, आपने सीबीआई का प्रश्न पूछा। सीबीआई के बारे में मैं कोई जानकारी नहीं दे सकता, क्योंकि सीबीआई के प्रश्न का उत्तर सीबीआई के अधिकारी ही देंगे। सर, ये सवाल था कि पोल स्कैम के मामले पे सीबीआई ने समन भेजा है अभिषेक बैनर्जी को, जो सिस्टर इन लॉ है, उनके हस्बैंड और उनके फादर को। तो पोल स्कैम में ये भेजा गया सर, तो इसको सर कैसे देखते हैं? देखिए, सीबीआई के बारे में मुझे जानकारी नहीं, सीबीआई ने क्यों भेजा, पर मेरे पास 6 महीने पहले अभिषेक के ससुराल वालों के खातों के नंबर आए थे, वो मैंने सीबीआई को दिए थे कि आप इसकी जांच करा लीजिए, गलत है कि सही है। उनके बैंक के खातों वो मैंने जरूर सीबीआई को दिए थे। अब सीबीआई ने उसी आधार पर दिया है क्या, ये मुझे नहीं मालूम। पोल स्कैम पे था सर, पोल स्कैम के पैसे उनकी साली के खाते में गए, उसके कहीं से उनकी ही पार्टी के किसी नेता ने मुझे कागज दिया था, वो मैंने सही को जमा किया। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं मालूम। बल्कि पहाड़ के रास्ते में आप लोगों को एक दिशा था, गोरखा जनमुक्ति अलायंस था, वो अलायंस टूट गया। आपको लगता है जो गोरखा जनमुक्ति अलायंस जो था, तो बंगाल में काफी इसमें गोरखा कम्युनिटी का बहुत बड़ी भूमिका रखते हैं। कुछ जगह पे आप इस तरह देख रहे हैं, आप लोग ये प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर में भी आप 10 मिनट बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम को योग्यता के अनुसार हमेशा काम मिलता है, और इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जहां पर डेमोक्रेसी है और जहां लोगों को उसकी योग्यता के अनुसार काम मिलता है। आप यदि ऊपर से लेकर नीचे तक की लीडरशिप देखें, आप देखेंगे कि एक सामान्य परिवार के लोग प्रधानमंत्री सब जानते हैं कि चाय बेचने वाले, माय फादर वाज लेबर इन मिल, मैं यहाँ पर बैठा हूँ। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, आप सारे प्रदेश में देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सामान्य परिवार से निकलकर शीर्ष तक जाते हैं, उनकी योग्यता के अनुसार उनका काम करते हैं। भाई साहब आपके बीच में है अभी, मुझे लगता है अगर आपकी अनुमति हो तो इस कार्य को कोई शेष इसको शेष करते हैं। बाकी अभी आप नहीं बोलेंगे, हिल के में क्या होगा? जरूर बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। 10 मिनट का ब्रेक। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम लोग